हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था हेलोरेस पे। तो उसमें हमने देखा था कौन सी कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मल और ऑर्डिनरी कंडीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल था बाय यूजिंग सर्टेन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, और हमने देखा था अगर ऑर्थो और पैरा पोर्शन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम रखते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हेलोरेस में, उसका जो रेट है, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो और एक पॉइंट हमको ऐड करना था, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस greater the reactivity of nucleophilic substitution reaction in halogens। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि बोलता है अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे ऑर्थो और पैरा पोर्शन पे हेलोरेस में, ठीक है, उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी रहेगी किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेलोरेस। तो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। तो देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए हेलोरेस में सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब दो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसका अगर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, एट टेम्परेचर 368 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, तो हमें क्या दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए दो नाइट्रो ग्रुप है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये रिएक्शन जल्दी से देगा, आसानी से देगा। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल है, तो देखिए सेकंड वाले एग्जांपल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में, मतलब जस्ट वार्म वाटर के प्रेजेंस में हमको प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे हेलोरेस में, तो उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं हेलोरेस में, तो ऑर्थो और पैरा पोर्शन के जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहेंगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अभी तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद। आज देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोरेस। तो देखिए फिर से आज की हमारी रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोरेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया हेलोरिन और ये ले लिया हमने कोई एक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसको इसके ऊपर अटैक करवाना है, लेकिन हमको ध्यान रखना है हमारा सबस्ट्रेट है उसमें जो हमारा हेलोरिन है उसमें यहाँ पे क्लोरीन आइटम प्रेजेंट है जिसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन भी है। और क्लोरीन जो हमारा आइटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और किसको अटैच है, कार्बन आइटम।
तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इसको अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब रिंग क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट। लेकिन ये इफेक्ट कौन सा हो गया, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। तो रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट। क्लियर, मतलब कह सकते हैं हेलो एलिमेंट्स में जो हेलोजन आइटम होता है और रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोन पर इलेक्ट्रॉन भी है और ये जो लोन पर इलेक्ट्रॉन जो है जो हेलोजन आइटम के ऊपर, ये रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में, मतलब क्या होगा, ये जब यहाँ पे अटैक करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी इंक्रीज होगी, लेकिन कहाँ पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ठीक, उसके स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, ठीक। ये अटैक करेगा यहाँ पे, इसका भी शिफ्टिंग हो जाएगा। यहाँ पर अटैक करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। जैसे यहाँ पर अटैक करेगा और ये अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिजनरेट करेगा। तो इससे समझ में आ रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमको समझ में आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे रिंग को वो डीएक्टिवेट कर रहा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं इन हेलो एलिमेंट्स, ठीक है, ड्यू टू हेलोजन आइटम इट इज रिंग डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग, ठीक है। ये रिंग एक्टिवेटिंग होता है लेकिन डीएक्टिवेटिंग होता है, लेकिन ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग होता है। मतलब यहाँ पे दो इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ओनली इन केस ऑफ हेलो एलिमेंट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट इन हेलो एलिमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, मतलब ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा ज़्यादा, ठीक है। मतलब रिंग की हेलो एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करेगा, ठीक है, रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। मतलब हेलो एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करेगा, स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और जो ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन है वो कौन करेगा, वीकर रेजोनेंस इफेक्ट, ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन। समझ में आया क्या, हेलो एलिमेंट्स में दो इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा वीकर रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो रिएक्टिविटी कौन कंट्रोल करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, और ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन कौन करेगा, वीकर रेजोनेंस इफेक्ट। आपको ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पे दो इफेक्ट कॉम्पीट कर रहे हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल का हमको सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जरूर लेकिन स्लो होगी। तो कैसा मैकेनिज्म होगा वो हम देखते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा और हमको एक स्ट्रक्चर देंगे। तो देखिए इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को जाने दिया, तो यह इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्डिंग किया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या बनेगा, कार्बन अटैक। लेकिन यहाँ पर देखिए इस कार्बोकेटन को कौन स्टेबलाइज करेगा, ये लोन पर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगी, यहाँ पे अटैक करेगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होगा, इसको हम क्या कहेंगे,
क्लोरोनियम आयन। समझ में आ रहा है क्या? मतलब देखिए रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पोर्शन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो मैंने पहला एक एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल का जब यहाँ पर अटैक करवाया, ठीक है, यहाँ पे जनरेट हुआ कार्बोकेटाइन जिसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है, नॉन प्रेजेंट ऑन दिस हैलोजन एटम, ठीक है। मतलब ये जो क्लोरोनियम आयन जो जनरेट हो रहा है वो क्या कर रहा है, इस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। और एक कंडीशन लिखते हैं, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक में कहाँ पे करवाऊंगा, पैरा पोर्शन पे, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे जनरेट होगा, इस पोर्शन पे। चल चेक करें, ठीक है। इसको कौन सा ड्यू टू रेजोनेंस फाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मतलब यहाँ पर अटैक करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज फिर से यहाँ पर आएंगे, देखिए ये स्ट्रक्चर इसके जैसा ही हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, ये रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। प्लस तो दोनों के केस में देखिए, जब मैंने हेलो एनएच में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑर्थो पैरा पोर्शन, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ कार्बोकेटाइन भी जनरेट हुआ इंटरमीडिएट। यहाँ पर देखिए दोनों के केस में ऑर्थो और पैरा सब मतलब सबस्ट्रेट के केस में ऑर्थो और पैरा के केस में हमने देखा कार्बोकेटाइन कहाँ पे जनरेट हो रहा है, इस कार्बन के ऊपर, जिसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है, नॉन प्रेजेंट ऑन दी हैलोजन एटम, ठीक है। मतलब क्या जनरेट हो रहा है, क्लोरोनियम आयन। दोनों के केस में क्लोरोनियम आयन जनरेट हो रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। मतलब इन दोनों के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होगा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बीटा पोर्शन पे करवाता हूँ, ठीक है, थर्ड केस, ये हो गया मेटा क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मैं यहाँ पे करवाता हूँ, यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। लेकिन इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मैं मेटा पोर्शन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहा हूँ, ठीक है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे क्लोरीन आइटम जिस कार्बन को अटैच है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है। मतलब दोनों केस की कंपेरिजन में अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। मतलब क्लोरोनियम आयन जनरेट होने की पॉसिबिलिटी निग्लिजिबल, ठीक है। इसलिए मेटा पोर्शन पे अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही रेयरली पॉसिबल होगा या निग्लिजिबल पॉसिबल होगा, ठीक है। आपको समझ में आया क्या? हमने बात किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजेंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोर्शन किसके कारण, ड्यू टू वीकर रेजोनेंस इफेक्ट, कि वो क्या ऐसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ओरिएंटिंग, ठीक है। लेकिन इनको डीएक्टिवेट करने के लिए कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है, माइनस इफेक्ट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजेंस। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, हम इसके नेक्स्ट क्लास में